नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी गाइड पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज के अपनी ऑनलाइन क्लास। इससे पूर्व जो हमने पूरा विवरण आपके सामने रखा है सामाजिक अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के बारे में, उसमें जो मूल बातें हैं सिद्धांत की, आइए उन पर चर्चा कर लें। देखिए, मूल बात जो सबसे पहले बात जो है, यानी लोग वैसे मिलने वाला सामाजिक लाभ, लोग वैसे जो आय जो उत्पन्न करती है सरकार, उससे जो उत्पन्न सीमांत प्याज है वो बराबर होना चाहिए। यानी लोग वैसे जो सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है, कल्याण प्राप्त हो रहा है, लोग आय प्राप्त करने में सरकार को लोग आय प्राप्त करती है, उससे जनता को जो सीमांत त्याग करना पड़ता है, तो सामाजिक कल्याण और सीमांत त्याग दोनों बराबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी जो बात है, विभिन्न विषयों में मिलने वाले वह जो विभिन्न मदों पर या उपयोगों में होता है, प्रत्येक मद में जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है या लाभ प्राप्त हो रही है वो भी बराबर होना चाहिए। प्रत्येक मद में जो सीमांत उपयोगिता है वो समान होनी चाहिए। दो बात। तीसरी बात, लोग आगत के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों पर, यानी जिन स्रोतों से सरकार आय प्राप्त करती है उन पर जो कर का भार है वो भी इक्वल होना चाहिए, अर्थात समान होना चाहिए। तो ये तीन मुख्य बातें हैं, ठीक है। यानी सीमांत भार बराबर हो, मिलने वाली जो यानी विभिन्न मदों में जो व्यय इकाइयां हैं उनमें जो है सभी मदों में सीमांत उपयोगिता इक्वल हो, समान हो, सामाजिक लाभ और सामाजिक त्याग दोनों बराबर हो। तो ये बात आप याद रखें, इस सिद्धांत की मूल बात है। इसी बात को प्रोफेसर मस्ग्रेव ने इस रेखा चित्र द्वारा समझाया है। देखिए, ये जो रेखा चित्र है, इस प्रस्तुत रेखा चित्र में एक ही रेखा के ऊपर जो ये का जो भाग है वो सीमांत सामाजिक लाभ को प्रदर्शित कर रहा है और नीचे का भाग जो है सीमांत सामाजिक त्याग को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर दो कर्व में रखा है, एक एल कर्व है, दूसरा टी कर्व है। तो ये जो एल कर्व है इसको हम यू भी लिख सकते थे, यानी मिलने वाले जो सामाजिक लाभ है उसको प्रदर्शित कर रहा है। और जैसे जैसे सरकार व्यय को बढ़ाती है, सामाजिक लाभ जो मिलता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे सरकार वाले लोग आय को बढ़ाती है, सामाजिक त्याग वो बढ़ता चला जाता है। इन दोनों के बीच में ऐसा रेखा जो है ये संतुलन रेखा है जो कि अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्रदर्शित कर रही है। अर्थात सरकार को OAM के बराबर सार्वजनिक आय प्राप्त करनी चाहिए और उसे व्यय करना चाहिए, तभी जनता को जो है अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो पाएगा या हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर प्रोफेसर मस्ग्रेव ने अपने इस रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट की है। अब हम चर्चा करते हैं इस बात पर कि चूंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत यानी सरल है, स्पष्ट है, शोधपूर्ण है, किंतु इसको व्यवहार में लागू करना अत्यंत कठिन है। इस प्रश्न की व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इस सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने में क्या समस्याएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने में क्या कठिनाई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकहित का ये एक मूल सिद्धांत है जो कि बहुत ही सरल, देखने में बहुत ही सरल, स्पष्ट और शोधपूर्ण है, किंतु उसको व्यवहारिक जीवन में लागू करना बहुत ही कठिन है। अब जहां तक राज्य की बात है, राज्य के लिए अगर यह सिद्धांत लागू करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे
प्रोफेसर डाल्टन, उन्होंने स्वयं इसके व्यवहारिक जीवन में लागू होने के संबंध में कठिनाई को महसूस किया था और उसे स्वीकार किया था। उन्होंने कहा, लिखा है कि यह सिद्धांत सरल, स्पष्ट एवं दूरदर्शी है, परंतु इसको व्यवहार में प्रयोग करना कठिन होता है। अब ये कठिनाइयां कौन सी है जिसके कारण इस सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने में जो समस्याएं आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, वो कौन सी है? तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। पहली समस्या है सामाजिक लाभ और सामाजिक व्यय त्याग को मापना कठिन है। सामाजिक लाभ और सामाजिक त्याग को मापना कठिन है। जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है, उससे जनता को कल्याण प्राप्त होता है, जनता को उपयोगिता प्राप्त होती है या जनता को लाभ प्राप्त होता है। सरकार जो राजस्व करों के रूप में जनता से प्राप्त करती है, तो उससे जनता को कुछ त्याग करना पड़ता है, यानी जनता को कुछ लाभ मिलता है और कुछ उसको त्याग करना पड़ता है। लेकिन उस यानी जो सीमांत लाभ है या सीमांत त्याग है, उसको मापना बहुत कठिन है। उसको सही से मापा ही नहीं जा सकता। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो सार्वजनिक व्यय के संबंध में समसीमांत उपयोगिता राशि नियम को लागू करना जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि अब जैसे समसीमांत उपयोगिता राशि नियम है जो बताते हैं यदि किसी मनुष्य के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसे विभिन्न प्रयोगों में लाया जा सके, तो वो व्यक्ति उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान अथवा लगभग समान हो जाए। अब राज्य के द्वारा जो आय प्राप्त होती है वो भी करोड़ के रूप में, वो भी करोड़ों में होती है, बहुत बड़ी राशियों में होती है। जो सार्वजनिक व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है वो भी बहुत बड़ी राशियों में होता है। तो इस प्रकार उसका सही मापन करना भी जो है वो कठिन हो जाता है, मापन नहीं कर पाते। ठीक है। और समसीमांत उपयोगिता राशि नियम को, यानी जब व्यक्तियों को जो लाभ मिल रहा है उसका ही मापन हम सही से नहीं कर सकते कि कितना कल्याण व्यक्ति का हो रहा है। जैसे भाई सुरक्षा पर व्यय होता है, कानून पर व्यय होता है, अब उसे व्यक्ति को लाभ मिलता है, लेकिन कितना लाभ मिलता है व्यक्ति को बताना कठिन है। तो सामूहिक समाज के सामाजिक लाभ को ज्ञात करना तो और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि समसीमांत उपयोगिता राशि नियम को लागू करना ठीक नहीं। इसके बाद सार्वजनिक व्यय और करों की बड़ी इकाइयां, ये थोड़ा सा मैंने अभी भी पहले ही बता दिया है, यानी कि जो राजस्व की इकाइयां हैं, सार्वजनिक व्यय की इकाइयां बहुत बड़ी होती है। ठीक है। और जो कर है वो भी करोड़ों में, अरबों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं। इस प्रकार से जो है बड़ी इकाइयों में ये होती है। तो उसके कारण भी जो है सरकार के द्वारा जो क्या सामाजिक कल्याण हो रहा है इसकी गणना करना जो है वो कठिन हो जाता है। कार्यात्मक व्यक्ति की धारणा का विकसित हो जाना। अब देखिए ना, अधिकतम सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत है इसका स्थान कार्यात्मक वृत्ति ले लेती है। अब यानी सरकारें क्या करती हैं, अब जैसे बजट बनाती है, तो अधिशेष बजट की बात करें तो किसी विद्वान ने कहा है कि अधिशेष बजट बनाना मूर्खता है। ठीक है। बोले संतुलित बजट, बोले वो लाभप्रद हो सकता है। बोले घाटे के बजट, बोले वो बनाना कभी कभी बुद्धिमत्ता होती है, इसलिए इसमें मैंने इसको बताया। तो यहाँ पर आजकल सरकारें जो हैं उन्होंने जो मंदी होती है या तेजी होती है
तो मंदी के समय घाटे के बजट बनाती है सरकार, आय से अधिक व्यय करती है, और जब तेजी होती है तो सरकार जो है संतुलित बजट बनाए। तो आज क्रियात्मक वृद्धि ने जो है अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत का स्थान ले लिया है, अतः इसको वर्तमान में लागू करना संभव नहीं। तो जैसे अभी हमने बताया कि सार्वजनिक व्यय से जनता का को कल्याण हो रहा है, जनता का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मापा जा सकता, किंतु परोक्ष रूप से इसकी जांच अवश्य की जा सकती है। प्रोफेसर डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय से सामाजिक कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ आधार उन्होंने बताए हैं, जिसमें जो निम्नलिखित है। पहला है समाज की विदेशी आगमन तथा आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक झगड़ों से कहिए सुरक्षा। तो यहाँ पर जो ये बताया गया पहला, तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि विदेशी आगमनों से देश की रक्षा करना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है, और आंतरिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। और अगर सरकार इसको करने में सफल है तो यानी कार्यस्थल के साथ कल्याण हो रहा है। इसके अलावा दूसरा है धन के उत्पादन में वृद्धि। धन के उत्पादन में वृद्धि जो है वो होनी चाहिए, अर्थात वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। तो वस्तुओं के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रही है या नागरिकों की आय बढ़ रही है तो निश्चित उनके द्वारा उपभोग भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब धन के उत्पादन में वृद्धि होना, ये जो है सामाजिक लाभ के सिद्धांत को जांचने के लिए परोक्ष तरीका हो सकता है, ठीक है। और साथ ही धन के वितरण में समानता, सरकार अपनी आय और व्यय से कहिए कि धन के वितरण को समान बनाने का प्रयास करती है। सरकार ऐसे व्यक्तियों से जो धनिक है उनसे आय प्राप्त करके करोड़ से, और उस आय को उन मदों में खर्च करे जिसका प्रयोग जो है निर्धन वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग करते हैं। तो मतलब उससे जो है धन के वितरण में समानता लाई जा सकती है। यदि ये कार्य हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि लाभ यानी अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्रियाशील हो रहा है। तो ये डाल्टन ने कुछ आधार बताए हैं जिससे हम अधिकतम सामाजिक कल्याण को परोक्ष तरीके से माप सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।